हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। और स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th बोर्ड्स का एक टॉपिक है, जो जेई में भी आता है, पूछा जाता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, और जो भी लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं और आप चाहो तो रिवाइज भी कर सकते हो। तो अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, जेई की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो हम लोग अगर एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि हम लोग इसको पार्ट वाइज करेंगे। पहले पार्ट में कुछ बात करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, जितने में हो पाए। तो 4 से 5 लेक्चर में हो पाएगा तो उतने में हम लोग करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, आईटीएफ को, जिसको आईटीएफ भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इस टॉपिक पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। क्या है ये, क्या इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ग्राफ देखेंगे हम लोग सारे आईटीएफ के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है ये सब। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नो है हमारा, उसका भी ग्राफ देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अगर साइन है, साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा, कॉस इन्वर्स है तो उसका क्या होगा। तो सबका बारी बारी से हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं और रेंज और डोमेन की बात करने वाले हैं। तो आज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। तो जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ। जितना हो पाता है आज हम लोग उतना करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इन्वर्स इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कौन से फंक्शन का। हाँ, एक बात और कि ये टॉपिक जो लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं मान के ये चलूँगा कि वो लोग, वो बच्चे इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ चुके हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन उन्हें थोड़ा बहुत पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। तो आप, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है तो आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। वैसे मैं बताऊंगा भी कि क्या मतलब होता है और कब इन्वर्टिबल होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे भी। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, y इज इक्वल टू टेन एक्स हो गया, y इज इक्वल टू कॉट एक्स हो गया, y इज इक्वल टू सेक एक्स हो गया, और y इज इक्वल टू कोसेक एक्स हो गया। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इनका ही हमें इन्वर्स पढ़ना है। तो इनका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कब बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल, क्या साइन एक्स जो है, अगर मैं साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैं साइन एक्स की ही बस बात करूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स की मैं अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये है π/2, ये है -π/2, ये है पाई, ये है -π। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, और फिर ये आगे बढ़ता जाता है, ये यहाँ पे 2π पे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ आता है। तो क्या ये क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू, पहले इन्वर्टिबल की बात कर लेते हैं। क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि वो वन वन होना चाहिए और वो ऑन टू होना चाहिए। अगर वो फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले वन वन ऑन टू फंक्शन होता क्या है। तो वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके डोमेन की किसी भी दो वैल्यू के लिए सेम इमेज उसका ना हो। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 2 पाई है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डोमेन कि माइनस पाई है, यहाँ पे जीरो है डोमेन में, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। सबके लिए जो इमेज आने वाला है इसका जीरो ही आने वाला है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं बोलते हैं। यानी कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका जो डोमेन की सारी वैल्यूज है, डोमेन की जो अलग अलग वैल्यूज है, उनके लिए किसी भी दो वैल्यू के लिए सेम इमेज ना हो, यानी कि सेम रेंज ना हो, को डोमेन की सेम वैल्यू ना हो उसकी इमेज, तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन है। तो क्या ये एक वन वन फंक्शन है? बिल्कुल वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों वन वन फंक्शन नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोमेन की बहुत सारी वैल्यू के लिए उसका इमेज जो है सेम आ रहा है। अगर इस फंक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएं ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस फंक्शन को 3 बार कट कर रही है, फंक्शन को, इस ग्राफ को 3 बार कट कर रही है। इसका मतलब क्या है? ग्राफ को 3 बार कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वैल्यू के लिए, यहाँ पे इस वैल्यू के लिए, यहाँ पे इस वैल्यू के लिए, डोमेन की इन तीनों वैल्यू के लिए जो वैल्यू मिलने वाली है, जो y की वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि जो हमारा रेंज मिलने वाला है, रेंज की जो वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि जो इमेज मिलने वाला है डोमेन का, वो क्या है? वो सेम है। यानी कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करें और वो फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को एक से ज्यादा बार कट कर दे, तो यानी कि डोमेन की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारी जो इमेज है वो सेम होने वाला है, यानी कि वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। हमारा जो साइन एक्स है वन वन फंक्शन नहीं है। क्या वन ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? वन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका को डोमेन और रेंज सेम होता है। तो क्या इसका को डोमेन और रेंज सेम है? अगर मैं रेंज की बात करूं तो 1 से लेकर -1 तक की बात हो रही है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन हमारा को डोमेन क्या है? हमारा को डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, आर है। तो हमारा को डोमेन और रेंज बराबर भी नहीं है, यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, ये ऑन वन वन भी नहीं है। तो इसका हमें इनवर्स पढ़ना है। तो कैसे इनवर्स? जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग इनवर्स पढ़े कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम इसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक वन वन ऑन टू फंक्शन बनाते हैं, ताकि ये क्या बन पाए? एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन पाए। कैसे बनाते हैं? अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, जैसे कि जो साइन है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मैं बोल दूं कि ये जो है इसका डोमेन, पहले तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन R टू R है। डोमेन क्या है? R है, रियल नंबर है, और रेंज क्या है? को डोमेन क्या है? वो भी एक रियल नंबर है, R टू R ये फंक्शन है। तो मैं करता हूं क्या कि मैं इसके को डोमेन को रेंज के बराबर कर देता हूं, यानी कि मैं बोलूंगा कि इसका जो को डोमेन है वो -1 to 1 है, जो कि रेंज होता है। तो क्या अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अगर इसका मैं को डोमेन ही -1 to 1 कर दूं, तो यानी कि ये तो इसका रेंज भी है, तो यानी कि 1 2 फंक्शन बन गया। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन बन गया तो हमारा एक काम तो हो गया कि ऑन टू हो गया। अब हमें वन वन बनाना है। वन वन कैसे बनाए? हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस साइन एक्स का जो कर्व है, इसको साइन एक्स का जो फंक्शन है, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि हम बस -π/2 से π/2 तक का ही लेंगे, और बोलेंगे, एक बार मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आप लोग के सामने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये सब हटा रहा हूँ, इसका मैं ग्राफ फिर से बनाऊंगा। ऑन टू तो आपको समझ में आया होगा, वन वन कैसे हो जाता है ये। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे -1 है। मैं वो बोलता हूँ कि अगर मैं -π/2 से π/2 में अगर इसका मैं कर्व ड्रॉ करूँ तो कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि अब डोमेन की सारी वैल्यू के लिए, डोमेन की सारी वैल्यू के लिए जो इसका इमेज है, जो साइन एक्स का इमेज है, जो y की वैल्यू है, डोमेन की x की सारी वैल्यू के लिए जो हमारा जो y मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? यूनिक मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। यानी कि अब ये फंक्शन, अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं साइन एक्स को, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, अगर ये फंक्शन मैं बोल दूं कि -π/2 से लेके π/2 अगर इसका मैं डोमेन कर दूं और रेंज कर दूं इसका मैं -1 से लेके 1 तक, तो ये फंक्शन जो होगा एक वन वन ऑन टू फंक्शन दोनों हो जाएगा, और दोनों हो जाएगा तो ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा तो हम लोग इसका इन्वर्स पढ़ सकते हैं, यानी कि साइन इन्वर्स की बात कर सकते हैं। और वही हमें करना है, वही हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ करना है।
क्योंकि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें से कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होता है, यानी कि किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जब तक कि हम लोग उसके को डोमेन को और डोमेन को कुछ रेस्ट्रिक्ट ना कर दें, कुछ चेंज ना कर दें, उसमें कुछ उसको बना ना दे वैसा कि वो एक इन्वर्टिबल बन पाए, 1 1 ऑन टू बन पाए। तो हम लोग बनाएंगे सबको और सबका इन्वर्स फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो एक बात यहाँ पे और आती है निकल के कि मैंने यहाँ पे माइनस पाई, ये -1 से 1 तो ठीक है क्योंकि इसके ऊपर जाता नहीं है, इसके नीचे -1 के नीचे आता नहीं है और 1 के ऊपर जाता नहीं है, इसके बीच में ही रहती है वैल्यू। लेकिन -π/2 से π/2 मैंने लिया है। अगर मैं π/2 से 3π/2 ले लूँ तो, अगर मैं ये वाला ब्रांच ले लूँ तो π/2 से 3π/2 तो भी तो ये 1 1 हो जाएगा। तो मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं यही क्यों ले रहा हूँ? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इधर वाला भी ले सकते हो, इधर वाला भी ले सकते हो, पर ये जो ब्रांच होता है ना -π/2 से π/2, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन इनवर्स, साइन एक्स जो होता है इन्वर्टिबल फंक्शन π/2 से 3π/2 में भी होगा, -3π/2 से -π/2 में भी होगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारा वो क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक है। तो ये जो ब्रांच होगा ये हमारा साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। यानी कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, अगर साइन इनवर्स फंक्शन जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो साइन इनवर्स की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -1 से 1 डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो ये जो ब्रांच होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हो और जो मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आप लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए कॉपी पे अपने। और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, हम लोग पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाइज। जितने भी एक्सरसाइज हमारे दिए गए एनसीईआरटी में हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, सब कुछ रिवाइज करेंगे, डिराइव भी करेंगे हम लोग, उसको अच्छे से समझेंगे क्या है, क्यों है, कैसा है। तो ये साइन इनवर्स क्या हो गया, -1 से -1, 1 से लेके -π/2 से π/2 एक फंक्शन हो गया साइन इनवर्स, जो कि इनवर्स है किसका, साइन एक्स का इनवर्स है फंक्शन। तो अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं? और ये जो है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, और एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, सबका देखने वाले, सबका डोमेन रेंज देखने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स का डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x का रेंज हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसका, साइन इनवर्स x का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा आएगा, तो अब डोमेन -1 से 1 है, यानी कि 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और -1 भी इसी लाइन पे आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा, और y एक्सिस पे क्या चला जाएगा, π/2 चला जाएगा और -π/2 आ जाएगा। तो कैसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स की, π/2, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, -π/2 पे -1। तो ये हमारा जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। और मैं जो भी ग्राफ बनाऊंगा आज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका जो ग्राफ बनाऊंगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बनाने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दोगे आगे की तरफ, इधर ऐसे, ये जो है ऐसे चलता जाएगा तो बाकी ब्रांच में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बनाने वाला हूँ क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ती है, इससे हमारा काम हो जाता है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब बढ़ते हैं कॉस एक्स की तरफ। कॉस एक्स जो होता है हमारा, इसको मैं हटाता हूँ। cos x जो होता है हमारा, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, हमें पता है cos x जो होता है उसका डोमेन और रेंज R to R होता है। डोमेन भी रियल नंबर होता है और को डोमेन भी हमारा रियल नंबर होता है। रेंज जो होता है cos का वो होता है -1 से 1, अगेन जो हमारा साइन का होता है। तो इसको भी अगर हम लोग बनाना चाहें y इज इक्वल टू कॉस एक्स को क्या बनाना चाहें, इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना चाहें, तो हमें इसके भी रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, रेंज के बराबर बनाना होगा। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to π हो जाएगा हमारा, और ये
जो हमारा कोड डोमेन हो जाएगा वो रेंज के बराबर यानी कि -1 to 1 हो जाएगा। रेंज को मैंने कोड डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -1 to 1 कर दिया, और डोमेन मैंने क्या कर दिया, 0 to पाई कर दिया। और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन हो जाएगा, कॉस इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 to 1 to 0 to पाई। ये हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा 0 to पाई कॉस इनवर्स का। ओके, तो अगर इसकी ग्राफ की बात करें, सबसे पहले कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करने वाले हैं बाकियों को, क्योंकि समझ लिया हमने कि कैसे बनाना है, कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है। इन्वर्स किसी का एग्जिस्ट नहीं करता, सबको क्या करेंगे हम लोग, उसके रेंज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा देंगे। बोलेंगे कि 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, फिर उसका इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे, उसका डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, उसका ग्राफ बनाएंगे। ये काम हम लोग 6 के साथ, 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके साथ करना है। तो ये cos x की बात हो रही है। cos x का ग्राफ कैसे आता है, कुछ ऐसा आता है, सबको पता होगा। कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू मिलती है भी पता होगा। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये आपका -π/2 है, -पाई है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा आएगा, जो हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ होगा, 1 और -1 यहाँ पे आ गया, इसको मैं बोलता हूँ π/2 है। हमें बात करनी है 0 से पाई में, तो नीचे जाने का कोई मतलब है नहीं, 0 से पाई में ही बात करते हैं। ये हो गया π/2 और पाई। तो 1 पे क्या वैल्यू मिलती है, 1 पे वैल्यू मिलती है 0, और -1 पे क्या वैल्यू मिलती है, -1 पे वैल्यू मिलती है पाई। यानी कि हमारा जो ग्राफ हो गया कुछ ऐसा हो गया। ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा जो कर्व है, ये cos इनवर्स x का कर्व है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कुछ ऐसा दिखता है हमारा cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये रहा cos इनवर्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई, डोमेन, रेंज। अब बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं tan x की। tan x कैसा होता है, तो मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग देख लो एक बार, मैं साइड हो गया हूँ। अब मैं हटाता हूँ इसको। अगर आपको कुछ छूट गया हो पीछे तो आप लोग वीडियो पॉज करके बैक जाके, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग उसको फिर से देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग रिपीट कर सकते हो, आपको जरूर समझ में आएगा। tan x की बात करें, y इज इक्वल टू tan x, ये कैसा फंक्शन होता है, तो tan x को लिखते हैं sin x बाई cos x। tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, यानी कि cos x जब जब 0 होगा तब तक ये tan x डिफाइन नहीं होगा। cos x कब कब 0 होता है, cos x π/2 पे 0 होता है, -π/2 पे, यानी कि π/2 के मल्टीपल पे ये 0 होता है। π/2 के मल्टीपल पे tan x हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो tan x का ग्राफ कैसा आता है, π/2 बोल देता हूँ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ -π/2। π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, -π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, यानी कि कुछ हमारा कर्व जो होगा कुछ ऐसा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे π/2 है तो ये 3π/2 आ जाएगा, और फिर कुछ ये ऐसा जाएगा। तो ये ऐसे पैरेलल मूव करता जाएगा। tan x जो हमारा है कुछ ऐसा रहेगा। तो जो हमारा जो tan इनवर्स x होगा, जब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा tan x का, तो कब करेगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कब हो, क्या होगा, तो जो इसका आप लोग देख सकते हो कि जो रेंज है, जो हमारा रेंज है वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि जो हमारा कोड डोमेन है वो भी रियल नंबर है, यानी कि पहले से ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। इसके रेंज और कोड डोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों ही सेम है, तो उसको सेम रहने देते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। जो हमारा y इज इक्वल टू tan x जो फंक्शन है वो रियल नंबर बोल देते हैं, कि हमारा जो इसका कोड डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें, तो मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करता हूँ -π/2 से π/2 में, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अगर मैं यही इंटरवल लूँ तो ये एक 1 1 फंक्शन बन जाएगा। मैं बोलूँगा कि ये -π/2 से लेके π/2 में ये एक π/2 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैं क्लोज इंटरवल यूज़ करूँगा, -π/2 पे भी क्लोज इंटरवल यूज़ करूँगा, तो ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाएगा। तो जो हमारा tan इनवर्स x जो फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन होगा R2 -π/2, π/2। ठीक है, तो tan इनवर्स x का एक बार ग्राफ देख लेते हैं।
ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 में। π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता है और -π/2 पे, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया हुआ है। अगर इसका ग्राफ देखें, अगर इसके ग्राफ की बात करें, किसके, tan x के, tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करें, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसकी बात करनी है, ये है, बोल देता हूँ मैं π/2, इसको बोल देता हूँ -π/2। तो ये कैसा कर्व आएगा, 0 पे तो 0 वैल्यू होती है, π/2 पे डिफाइन होता नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ से कैसा जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा। ये हमारा हो गया y = tan इनवर्स x। आप लोग देख सकते हो जो इसका डोमेन है वो एक क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर मैंने लिखा हुआ है। tan x जो था, इसका कोडोमेन क्या था, वो भी एक रियल नंबर था और वही उसका रेंज भी था। तो ये हमारा tan इनवर्स x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, आज जल्दी जल्दी हम लोग कोडोमेन, डोमेन, रेंज ये देखने वाले हैं, सबका, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और सबका ग्राफ देखने वाले हैं। तो 3 तो हमारा हो गया, 3 और बचा हुआ है, तीनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो अगला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है y = cot x। ये कैसा होता है, ये क्या होता है, ये cos x by sin x होता है। तो जहां जहां sin x 0 होगा, यानी कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, ये cot x होगा डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी कि जो हमारा cot x का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये मैं बोल देता हूँ π/2 है, ये बोल देता हूँ पाई है, ये बोल देता हूँ -π/2 है, ये बोल देता हूँ -π है। तो कैसा ग्राफ है मिलने वाला है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। और इसके पैरेलली सिमिलरली इधर भी मूव करता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारा cot x का ग्राफ हो गया। अगर इसको एक इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना है तो हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखना होगा, जो कि बोलते हैं 0 से पाई है। तो हमारा जो cot इनवर्स x हो जाएगा, डायरेक्ट मैं cot इनवर्स लिख रहा हूँ, हमारा cot इनवर्स हो जाएगा, वो एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से लेके -0 से पाई, 0 to पाई। ये हमारा एक cot इनवर्स x डिफाइन हो जाएगा इस इंटरवल में। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, ये रियल नंबर इसका डोमेन होगा और वो कोडोमेन और रेंज हो जाएगा, दोनों सेम होगा क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो cot इनवर्स x के ग्राफ की बात करते हैं तो कैसा आएगा, तो वही बता देता हूँ मैं। ये बोल देता हूँ 1 हो गया, ये बोल देता हूँ -1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देता हूँ π/2 हो गया, क्योंकि 0 से पाई में बात करनी है, ये बोल देता हूँ पाई हो गया। तो 0 पे तो ये डिफाइन नहीं होने वाला है, π/2 पे 0 वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि ये जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पे कैसा जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो हमारा कर्व आ गया, ये cot इनवर्स x का आ गया। ये है y = cot इनवर्स x। ठीक है, तो हमारा sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया और चारों का इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं sec की और cosec की। ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है और ये cot इनवर्स x का कर्व है। अब बात करते हैं sec की और cosec की, कि sec और cosec कैसा होता है और उसका कर्व कैसा होता है। तो y = cosec x, तो y = cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x। और sin x कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता, कहाँ कहाँ 0 होता है, वहाँ cosec x डिफाइन नहीं होगा, जैसे 0 पे, पाई पे, -पाई पे, 2 पाई पे, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल पे, पाई के मल्टीपल पे, ऑड या इवन दोनों पे, ये हमारा जो cosec x होगा वो डिफाइन नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट cosec इनवर्स x की बात करता हूँ। cosec इनवर्स x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या आ जाएगा, तो cosec इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा r -1 to 1, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। और रेंज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा -π/2 से π/2, ये हमारा कोडोमेन भी है, -0, क्योंकि 0 पे कोई वैल्यू मिलती नहीं है cosec x की, डिफाइन नहीं होता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो cosec x की ग्राफ की बात करते हैं, तो cosec x के अगर ग्राफ की बात करें तो कैसा मिलेगा, ये आ गया π/2, ये आ गया -π/2, ये आ गया पाई, ये बोल देता हूँ 1, तो
कुछ ऐसा मिलता है, और सिमिलरली इधर कुछ ऐसा मिलता है, और सिमिलरली ऐसे ग्राफ मिलता जाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो कोसेक इनवर्स एक्स की अगर बात करें उसके ग्राफ की, तो ये कैसा मिलेगा, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये ग्राफ कैसा होता है, तो ये बोल देता हूँ मैं 1 है, ये बोल देता हूँ -1 है, इसको मैं π/2 बोलता हूँ, और इधर मैं बोलता हूँ -π/2। तो कैसा मिलने वाला है, 1 π/2 पे वैल्यू 1 मिलने वाली है, और कुछ ऐसा मिलता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ बढ़ते हैं नॉट डिफाइंड होता जाता है, वैल्यू नहीं मिलती है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कोसेक इनवर्स एक्स का कर्व हो गया। तो कोसेक इनवर्स एक्स भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। लास्ट जो हमारा है सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स, वो कैसा होता है और उसका कर्व क्या होता है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन, रेंज क्या क्या हो सकता है। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो जो हमारा y इज इक्वल टू सेक एक्स है, y इज इक्वल टू सेक एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी कि जहां जहां कॉस एक्स जीरो होगा वहां वहां सेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें सेक इनवर्स के, तो वो आता है सिमिलरली r -1 से 1, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 से पाई माइनस π/2 को नहीं लेंगे। क्यों π/2 को नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पे cos x 0 होता है, तो सेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जैसे हमने साइन का सीखा वैसे ही बस हम लोग हमें सब में अप्लाई कर देना है और सबका हमें मिल जाएगा। तो ये लास्ट सेक है। सेक का कर्व कैसा होता है, तो सेक का कर्व कुछ ऐसा होता है, ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलती है कुछ ऐसा, मैं फिर से बना देता हूँ एक बार अच्छे से, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वैल्यू मिलती है π/2, और यहाँ पे वैल्यू मिलती है -π/2, और इधर वैल्यू मिल जाएगी, एक बार ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 3π/2, और ये वैल्यू पाई। अगर मैं, हमारा जो मतलब है, हमें जो देखना है सेक इनवर्स एक्स, उसका कर्व कैसा होता है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की अगर हम लोग बात करें, इसका कर्व हमें कैसे मिलने वाला है, इसका कर्व कुछ ऐसे मिलने वाला है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसको बोल देता हूँ ये 1 है, इसको बोल देता हूँ -1 है, ये बोल देता हूँ π/2 है, ये बोल देता हूँ पाई है। तो 1 पे क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1 पे वैल्यू मिलने वाली है हमारी 0, और जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो कुछ ऐसा कर्व मिलने वाला है। सिमिलरली -1 पे क्या वैल्यू मिलने वाली है, पाई, और फिर कुछ ऐसा। तो ये हमारा जो कर्व आ गया, ये आ गया सेक इनवर्स एक्स का कर्व। तो ये था आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, सबका कर्व, सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि मैंने लिखा है सबके सामने सारे फंक्शन में, और ये डोमेन सबका। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी देखेंगे, और फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।